सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर। आरएलपी उतरी, त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। कांग्रेस ने कहा एक तरफा होगी जीत। अब मना बताओ, जब को 3-4 बार फेल हो जाए, बिना अगली क्लास में गालबा की जरूरत कटे, कोई दूसरों काम धंधो खुलवाओ। बीजेपी कांग्रेस के दावों में कितना दम? कि अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये सीट जीत सकते हैं। क्या कास्ट फैक्टर रहेगा हावी या चलेगा सहानुभूति कार्ड? कोई भी जातिवाद से चुनाव नहीं होता है। यहाँ व्यक्तित्व देखते हैं, कौन उम्मीदवार है उसको देखकर सरदार शहर के मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से हम पंडित जी द्वारा किए गए कार्य जो पिछले सन 1985 से लेके पिछले आम चुनाव तक, सरदार शहर का घमासान नहीं रहा आसान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरदार शहर में आरएलपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और मुकाबला रोचक हो गया। अभी तक बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है, क्योंकि सरदार शहर में जाट भारी संख्या में है, जिससे फाइट टाइट हो सकती है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि यह सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की मानी जाती है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी एक तरफा जीत होगी। एक तरफ सहानुभूति लहर है और समीकरण भी उनके साथ दिखते हैं, वहीं बीजेपी बहुत तैयारी कर रही है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सहारा है। अब सवाल उठता है, आरएलपी टक्कर देने की स्थिति में है या सिर्फ वोट काटने की स्थिति में? देखिए, आज प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल रहेंगे वो जान लीजिए। सवाल नंबर 1, आरएलपी मुकाबले को रोचक बना रही है, वो क्या गुल खिलाएगी? आरएलपी यहां क्या जीतने की स्थिति में है या टक्कर देने की स्थिति में है, या फिर वो किसी पक्ष का वोट काटेगी? साथ ही सवाल नंबर 2, कांग्रेस एक तरफा जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, आप उनसे जब रिएक्शन लेंगे तो उनका यही कहना है कि सरदार शहर चुनावों के नतीजे आप देख लीजिएगा, हम जीत रहे हैं, एक तरफा जीतेंगे। इनका यह दावा कितना मजबूत है, खंगालने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है कि अपने प्रत्याशी से ज्यादा क्या बीजेपी हालात के भरोसे है? देखिए, प्रत्याशी खुद एक्साइटेड नहीं थे चुनावों में खड़े होने को लेकर, और बीजेपी भी कह रही है कि माहौल प्रदेश सरकार के खिलाफ है, तो क्या प्रत्याशी से ज्यादा बीजेपी हालात के भरोसे है? खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं, सुमित गोदारा जी, बीजेपी विधायक हैं, राजपाल चौधरी जी, प्रवक्ता हैं आरएलपी के, और ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में राजपाल जी आपसे करना चाहता हूं। राजपाल जी, सेफ खेला आपने। देखिए, लग रहा था, मैंने आपसे पहले भी एक बार ये सवाल किया हुआ है कि आप किस फैक्टर को भुनाना चाहेंगे। आपने सेफ खेला नहीं है, समझ में आ रहा है कि आप लड़ाई को कास्ट फैक्टर पर ले जाना चाहते हैं, आप अपनी संभावनाएं उसी में खंगालना चाहते हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना हमने कोई सेफ खेला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज से पहले जो 7 उपचुनाव हुए हैं उनमें से एक चुनाव जीता है, और एक बाकी जो चुनाव है उसके अंदर बीजेपी बिल्कुल स्लीपिंग मोड में थी। बिल्कुल बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई इस प्रदेश के साथ में, तो बीजेपी का कोई रोल नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वल्लभ नगर के अंदर कड़ी टक्कर दी कांग्रेस को, और हम सेकंड पोजीशन पे रहे। दरियाविद के अंदर हम सेकंड पोजीशन में, हमारा समर्थित उम्मीदवार था जो सेकंड पोजीशन पे रहा। सुजानगढ़ जो चुनाव था उसके अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी का चला हुआ, वहां भी तो आप सेफ ही खेले थे। हमने अभी तक जो उपचुनाव है उसके अंदर कांग्रेस के साथ टक्कर हमारी रही है, बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। और हमारा जो किसान वर्ग से निकला हुआ कैंडिडेट है लालचंद, नहीं, आप तपे तपा फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन चुनावों का आपने हवाला दिया और अपनी सेकंड पोजीशन की बात की, वहां हर जगह पर आप उसी फॉर्मूले को भुनाते आए हैं, उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ सरदार शहर में। इसमें अलग क्या है? अब की बार हमारा फॉर्मूला अलग है। अब की बार हमारी नई रणनीति है। जिस तरीके से यहाँ की जनता, ये कांग्रेस ने जो जातिवाद, जो कांग्रेस हमारे ऊपर जातिवाद का टेक लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने तो वंशवाद का नारा बुलंद रखा है बिल्कुल। जिस तरीके से इनके शीर्ष नेतृत्व के अंदर जो चीजें देखी जाती है, उसी तरीके से कांग्रेस ने तो पिछले 40-50 सालों से वंशवाद की जो राजनीति हावी है कांग्रेस के अंदर, उसी तरीके से जो वंशवाद के लिए वापस उनके अब देखिए राजपाल जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए और वहां से जितने भी विधायक बने, वो सर्व समाज उन्हें चुनता था, है ना? हर जाति से लोग उनके लिए वोट करते थे।
ऐसा अब आप कुछ नया इसमें समीकरण ले आए तो पता नहीं, लेकिन जब आप वंशवाद की बात करते हैं तो हम जानते हैं ना आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े प्रमुख हैं वो सांसद हैं और उनके भाई विधायक हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वंश की बेलें कहीं जाकर कट जाती हों, वो तो आगे ही बढ़ती हैं। नहीं देखिए, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके जो भाई है वो पिछले 20 सालों से राजनीति के अंदर एक्टिव है। जो हनुमान जी है जो पूरे प्रदेश के नेता है, तो उनके अलावा जो खींवसर की जनता है तो अनिल शर्मा भी तो राजनीति में ठीक ठाक पहचान रखते हैं। वहाँ के लोगों की जो ये मांग थी, अशोक अनिल शर्मा भी तो ठीक ठाक पहचान रखते हैं ना राजनीति में। जी अनिल शर्मा भी तो ठीक ठाक पहचान रखते हैं राजनीति में। अनिल शर्मा और नारायण बेनीवाल में बहुत डिफरेंस है। नारायण बेनीवाल जी 20 सालों से एक्टिव है और लोगों के बीच में रहते हैं। तो अनिल शर्मा जी ने तो किस तरीके से, जब उनके फादर साहब विधायक थे, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार को यहाँ पे पनपाया था, वो चीज ना तो आपसे छुपी है और ना इस प्रदेश की और सरदार साहब की जनता से छुपी है। ठीक है राजपाल भाई, आप रहे मेरे साथ, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। सुमित गुदारा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित गुदारा जी, देखिए मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि आपने एक ऐसे प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना ऑफिशियल कैंडिडेट चुना है, जो नो डाउट पूर्व विधायक है, लेकिन जब मोदी की प्रचंड लहर थी वो उस इलाके में हारे थे। मतलब जब आप 163 के जादुई आंकड़े को छुए थे उस वक्त वो वहां पर हारे थे, फिर भी आपने उन पर भरोसा जताया, जबकि वो खुद पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। तो क्या आप हालात के भरोसे ज्यादा हैं? स्वप्निल जी, इस बात पे तो मैं कहूंगा कि 163 जब जीते थे तब मैं भी हारा था, पर 2013 में मैं हारा था, पर 18 में जीता। तो हर चुनाव अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है। और अशोक पिंचा जी हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। उनका एक बार था कि किसी और को मौका दे। उन्होंने ये देखो, ये पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान है। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। कांग्रेस में वो चाहेगा मैं मेरा परिवार रहे, भाजपा का कार्यकर्ता चाहेगा कि नहीं यहाँ भाजपा आगे आई। तो उन्होंने ये बात रखी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो वहां गया, उन्होंने रायशुमारी करी और सब जगह यही बात आई कि अशोक जी पिंचा बहुत ही सज्जन सौम्य और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, जिन्होंने सरदार के शहर की जनता की सदैव सेवा करी है। तो सभी का एक मत ये होके आया कि अशोक जी पिंचा जी को ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए। देखो हार जीत तो अब आप ये बात कहोगे तो भारतीय जनता पार्टी कई बार हारी, पर हारी तो पहले तो 2 ही सीटों पे थे 84 में, पर ये पार्टी आगे बढ़ी। कई बार हार जीत ही मैं तो वो नहीं होता, मैं तो ये कि पार्टी की रीति नीति गांव तक पहुंचाए, प्रयास करे। और भंवरलाल जी इसमें वहां काफी लंबे समय तक 7 बार रहे, तो उनके सामने उन्होंने लगातार संघर्ष किया। अंतर थोड़ा ही रहा, थोड़े मार्जिन से कई बार रहे, पर इस बार जो भावना, मैं सरदार शहर में कल नामांकन में था, लोगों की आम जनता की बड़ी भावना और बड़े वर्ग, किसान वर्ग और आम जनता वहां मौजूद, और उनका मानस यही कि इस बार अशोक जी पिंचा को देखिए आपकी हार जीत का जो रेशो है ना वो बहुत क्लियर है और वो अच्छा चल रहा है। अशोक पिंचा की हार जीत का जो रेशो है ना वो बहुत अच्छा नजर नहीं आता। आप मेरी बात को समझिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि मोदी लहर में आप हारे थे, आपने उस कमी को दूर किया, इस बात की क्या गारंटी है कि अशोक पिंचा ने दूर किया होगा, जबकि उस लहर की अगली बार भी वो हारे, है ना। और रही बात, आप ये कह रहे हैं कि अशोक पिंचा नहीं लड़ना चाहते थे, कार्यकर्ता चाहते थे। ठीक, यही रिएक्शन आपका बदल जाता था जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे कांग्रेस में, लेकिन लोग चाहते थे लड़े। वहां पर आप कुछ और कहते थे, यहां आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी तो प्रॉक्सी रूप से कांग्रेस चलाते थे, चाहे चुनाव लड़े या नहीं लड़े। हाँ। ये एक विधानसभा का चुनाव और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जिस पार्टी ने देश में 50 साल शासन किया, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। पर आप तुलना ये अवश्य करते कि कांग्रेस में क्या वहां पर और कोई नेतृत्व आया नहीं कि जो भंवरलाल जी, स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा, उन्हीं के पुत्र को टिकट दी। क्या कांग्रेस की ये क्या रीति नीति है कि हर जगह जहां पर कोई भी विधायक के दुखद निधन होता है, सांसद का होता है, तो वहां पर उसी को परिवार को देती है। यही भारतीय जनता पार्टी, इसी हम हर जगह गर्व के साथ कहते हैं बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। यही एग्जांपल है कि यहाँ पे पार्टी जातिवाद से ऊपर पार्टी। और मैं आपको नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परिवार के सदस्य को देकर जीतने की रणनीति तो आपने भी अपनाई। हाल ही के एक उपचुनाव का मैं आपको कोट करके बता सकता हूं, आपको भी याद होगा। राजसमंद में पूछो गोदारा जी से, किरण माहेश्वरी वही इशारा कर रहा हूं। सुमित जी आप समझ गए होंगे, बेटी को चुनाव लड़ाया, हमारा फार्मूला। 2 सेकंड बस, आजाद तिवारी जी सवाल के बाद आप ही के पास आ रहा हूं, 2 मिनट बस मेरा साथ दीजिए। सुमित गुदारा जी, ये फॉर्मूला कार्ड कौन नहीं खेलना चाहता? आपकी पार्टी कहां? ये होता तो दरियावाद में हम करते, ये होता तो हमारे मंडावा में जो
सांसद साहब हैं, उन्होंने वो सांसद बनने का सीट छोड़ी तो उनके परिवार को जाती। ये ऐसे ही संवरलाल जी जब सांसद बने तो उनकी सीट परिवार को नहीं दी, चाहे वहां पार्टी हारी हो। पर ये चीज बीजेपी हमेशा इस चीज में अड़िग है कि इस चीज में चाहे हार जीत अपनी जगहों पर, जो पार्टी के नीति है, पार्टी के मॉरल वैल्यूज है, उस पर पार्टी हमेशा अड़िग रही है। अलग थी तभी तो आर तिवारी जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूं तब स्थितियां कैसे अलग थी। स्थितियां इस तरीके से अलग थी क्योंकि उपचुनावों में भले ही उस समय सत्ता आपके हाथ में थी, लेकिन आपको खुशखबरियां नहीं मिल रही थी। इस बार सत्ता किसी के हाथ में, लेकिन खुशखबरियां उन्हीं के पाले में जा रही हैं उपचुनावों में, कम से कम अब तक। एक आध अपवाद को छोड़ दे तो आर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, सबको डिबेट में शामिल कर लेने दे, मैं आऊंगा, आप जरूर रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। आर तिवारी जी, आज मैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मैंने काफी बड़ा हिस्सा उनका वहां पर बैठ के सुना। ठीक है, उन्होंने सरकार के काम और सरकार की पॉजिटिविटी को सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन वो पूरे समय भंवरलाल जी को याद करते रहे। ठीक है, गलत भी नहीं है, नो डाउट, वो पर्सनालिटी ऐसी है उस इलाके में कि उन्हें याद किया जाए। लेकिन फिर हम कहेंगे कि सहानुभूति कार्ड है, तो आप कहेंगे नहीं है। अरे भाई, जब इतना बड़ा पोर्शन आप स्पीच का उसी पर ले जा रहे हैं, तो सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं, आपको काम से ज्यादा सहानुभूति चाहिए। स्वप्निल, इसमें गलत क्या है? अरे भाई, मैंने खुद कहा गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं 7 विधानसभा के चुनाव जो शख्सियत किसी एक विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं, इसका मतलब उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए। सर्व समाज के नेता रहे, 36 कौम के नेता रहे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन ऐसा कोई भी वर्ग का आदमी अगर उनके घर पर, चाहे वो सरदार शहर में हो, चाहे जयपुर के निवास स्थान पे किसी भी बात के लिए मदद के लिए आया हो, भंवरलाल शर्मा जी ने उनकी आर्थिक मदद करी, जो कुछ मदद चाहिए था उनको की। अगर राजस्थान के जननायक वहां मुख्यमंत्री के रूप में आज वहां जाके कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत खोई है, जो सरदार शहर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और पूरे भारत में विख्यात रहे, आज वो देश के ब्राह्मण कुल के सबसे बड़े हमारे शिरोमणि रहे, तो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के देश में सरदार शहर का नाम किया। और आज अगर आप यही बता रहे हैं, देखिए अभी भी आप यही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी मेजोरिटी की बात उसी के आसपास रखेंगे तो ये कैसे साबित कर पाएंगे कि आपके काम पर आपको वोट मिला? श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहना तो अच्छी बात है ना। सरदार शहर के लोगों की जिन्होंने लगातार 1985 से सेवा की हो, अगर उनके निधन के बाद में अगर हम एक वोट उनके श्रद्धांजलि के रूप में मांग रहे हैं, इसमें नैतिकता वाली बात है। और फिर हम ये कह रहे हैं वो स्वतंत्र है। आर तिवारी जी, 2 सेकंड में आपके पास तुरंत ही आ रहा हूं। हमने एक सवाल पूछा था आज सोशल मीडिया पर, वो ये था कि क्या आरएलपी सरदार शहर में टक्कर देने की स्थिति में है? देखिए, जो जितने भी लोगों ने वोट डाले उसमें से 64% कह रहे हैं हाँ, आरएलपी टक्कर देने की स्थिति में है। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा इस सवाल के साथ। आर तिवारी जी, मान लिया आप उनके नाम पर वोट मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो वैसी पर्सनैलिटी है कि उनके नाम पर आप वोट मांगे, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर नतीजे अगर आपके पक्ष में आए तो आप ये कहिएगा कि भाई सहानुभूति के कारण मिले, काम की वजह से नहीं मिले। दोनों ही बातें हैं। भंवरलाल शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में सरदार शहर का चहुमुखी विकास किया। राजस्थान की अभी जननायक अशोक गहलोत जी की जो सरकार चल रही है, अब की बार वो सरकार केवल सरकार नहीं है, अब की बार अशोक गहलोत जी राजस्थान के 6.5 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बात कर रहे हैं। हमने ओपीएस स्कीम लागू करी उन लोगों के लिए जिन लोगों की ओपीएस बंद कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। जो आदमी 60 साल का हो जाता है वो अपने बच्चों पे राष्ट्रीय रह जाता है। आज बच्चे शहर में रहते नहीं, माँ बाप के पास रहते नहीं, काम काज के लिए बाहर रहते हैं। नहीं, लेकिन हमने ओपीएस लागू प्रचार कर रहे हैं, हमने 10 लाख रुपए का बीमा, हमने आपको वोट मिला हो, कौन मानेगा? अरे हमने उपचुनाव जीते, आप अभी कह रहे थे गोदारा जी से, तो आपने एक ही कार्ड खेला जो इसमें खेल रहे हैं। ये तो आप लोगों का मानना है। सवाल है कि सरकार अगर निकम्मी हो, सरकार जनता के काम नहीं करे, तो सरकार लगातार सरकार में होते हुए अपने उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकती। ठीक है, जब हम विपक्ष में थे, वसुंधरा राजे जी हमारे राजस्थान मैंने उस बात को कोट किया था, मैंने उस बात को सुमित गोदारा जी से पूछने के दौरान कोट किया था, लेकिन मैं उस पर सवाल नहीं ले पाया था। मैं आगे जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा। ओम सैनी जी, अब मैं आपको भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, 11-12 मिनट के बाद मेरे को आपके पास आने का मौका मिला, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
मजेदार तो हो गया, मजेदार तो हो गया अब ये उपचुनाव। ओम सैनी जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आरएलपी के आ जाने से, आरएलपी एक ऐसा उभरता हुआ वर्ग है, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके हनुमान बेनीवाल नेता हैं। वो नौजवानों को बड़ा आकर्षित करते हैं अपनी ओर, इसमें कोई शक नहीं। और उनको ऐसा नौजवान, जो मेरा ख्याल है कि जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी कुछ बातों से न इत्तेफाकी रखते हैं, बेरोजगारी पर और काफी सारे मसलों पर, तो वो निश्चित रूप से उधर आकर्षित होंगे। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने घोषणा पत्रों को लेकर के और लोगों के बीच में बोलना चाहिए कि वो किस लिए पूरे देश में या इस प्रदेश में या इसमें इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ करते रहे हैं और क्या कुछ करेंगे। वो ये रहा कि घोषणा पत्र तो गौण हो जाते हैं और ये जो समीकरण बनाने का सिलसिला है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समीकरण बनाने के सिलसिले में मुझे लग रहा है कि उपचुनाव के जो परिणाम पहले भी आए हैं और उपचुनाव ये जो भवनलाल जी के यहाँ से जो हो रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा बांधने वाला एक ऐसा पारिवारिक किस्म की विधानसभा है यहाँ पे भवनलाल शर्मा का नाम बड़ा स्थापित है और इस स्थापना। लेकिन आरएलपी की एंट्री के बाद, अब जब आप समीकरण की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, जब आरएलपी खुद गर्व से बता रही है कि हम तेजी से उभर रहे हैं, और सच बात है हमने उनको सेकंड पोजीशन एक दो बार लेते हुए देखा है, तो उनके हिस्से में जो भी वोट जा रहे हैं वो किसी हिस्से से तो आ रहे हैं। लेकिन सरकार जब पूरी तरीके से जुट जाती है और प्रतिपक्ष जब एक तरफ विभाजित नजर आता है तो लाभ किसको मिलता है, ये तो एक इतिहास है निश्चित रूप से। सरकार का पूरे प्रोग्रामों का सारा सिलसिला जो होगा वो सरदार शहर में नजर आएगा और मुख्यमंत्री स्वयं आज गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं वहां गए और दूसरे नेता भी बीडी कल्ला साहब वगैरह सब वहां पर मौजूद थे। वो जो बोल रहे थे मैं बड़े गौर से सुन रहा था और उससे मुझे लगा कि उनको बाजी बड़ी जीती हुई नजर आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आरएलपी को इतने हल्के में नहीं लेने का सिलसिला होना चाहिए। नौजवान भी अपनी अच्छा, जब इतनी बात हुई है, कांग्रेस का भी आपने बोला, आरएलपी का भी बोला, बीजेपी का भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा सरेंडर टाइप, गिव अप टाइप नहीं लग रहा है थोड़ा सा ऐसा देखने में कि बीजेपी वहां फाइट तो कर रही है लेकिन इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में फाइट करना है, बड़ा गिव अप टाइप का सेंस आ रहा है। स्वप्निल, जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने उनको, और जो आज छपा भी है कि ये अशोक जी बहुत सीधे और बड़े भले और बड़े अच्छे आदमी हैं और ऐसे आदमी को चुना जाना चाहिए, और ये जो चाहिए पे लगा मुझे कि ग्राउंड वर्क शायद इस ओर वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ये अपनी प्रेजेंस दर्ज करा करके, और मेरा ख्याल है कि ये छोड़ देना चाहते हैं कि अगर सरकार की खिलाफत में कुछ हो रहा है तो हमें मिल जाएगा और हम निश्चित रूप से जीत लेंगे, वरना तो जो कुछ होता रहा है वही होगा। तो सुमित गोदारा जी से रिएक्शन ले ही लेना चाहिए। मैं सुमित गोदारा जी के बाद राजपाल जी आपके पास आऊंगा। सुमित गोदारा जी, बड़ा गिव अप टाइप का सेंस आ रहा है, क्यों? क्या हालात पर ज्यादा भरोसा है? कहां आ रहा है स्वप्निल जी गिव अप टाइप का? नहीं, पूरी पार्टी कल वहां थी, नेता प्रतिपक्ष थे, उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया, पूरी टीम, सांसद साहब, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सांसद सीकर, सांसद झुंझुनू, सब पूरी की पूरी टीम, पार्टी वहां एकजुट संगठन और विधायक सांसद सब पार्टी के और पूरे का पूरे पार्टी वहां लग रही है। और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। मेरे समीप का क्षेत्र है, कोशिश नहीं की। सुमित गोदारा जी, जहां से हम बैठ के देख रहे हैं, आपने कोई खास एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की। आपके प्रत्याशी सिलेक्शन में भी ये बात नजर नहीं आ रही कि आप किसी खास सोशल एक्सपेरिमेंट को अंजाम देकर ये देखना चाहते हो कि हम जीत के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा है कि आप 2023 को सोचते हुए इस वक्त फैसला ले लिया, नहीं वहीं पे देखेंगे। स्वप्निल जी, जो ग्राउंड रियलिटी जो हमने देखी वहां पर, वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके जो परिवारवाद है उसके ऊपर लोगों में गुस्सा है, रोष है वहां पर कि पहले पिताजी रहे अब उनके बेटे को दे दिया। और ऐसा जो आप आरएलपी का कह रहे हो, तो वो उम्मीदवार हैं, कोई आरएलपी के नहीं है, वो पहले बहुजन से चुनाव लड़ चुके, वो कांग्रेस के भी रह चुके हैं, कांग्रेस से भी सदस्य रह चुके हैं, तो वो चुनाव लगातार लड़ते रहते हैं। तो उस हिसाब से आरएलपी ने उनको किया है, ना तो उनकी कोई पार्टी की विचारधारा आरएलपी के प्रति है, ना उनकी निष्ठा कोई आरएलपी के प्रति है। एक बात बताइए, आरएलपी ने जो आपको चोट पहुंचाई उसका दर्द तो आज भी आपको उठता होगा ना उपचुनावों में ही। एक साल से राजपाल जी आ रहा हूं, बस 2 मिनट रुकिए प्लीज। एक साल से आरएलपी लोकतांत्रिक
देखिए, उपचुनाव है, उसमें कई तात्कालिक विषय बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति पाति से ऊपर उठकर सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर चलती है। तो उसमें हो सकता है और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को जो 4 बार विधानसभा के चुनाव हारे, इतना अच्छा डिबेट पर अपना दांव खेल रहे हैं, उनका नया कोई कार्यकर्ता बहुत कम ऐसा डिबेट मिलता है जिसमें सभी से खुलकर एक एक कर बात करने को मिल पाती है। प्लीज आर तिवारी जी साथ दीजिए मेरा। तो आप ये गांधी परिवार से अलग होके अब आपने कही हुई बातें सरकार के उपचुनावों के नतीजों में दिखती क्यों नहीं अब तक? आपने अशोक पीछा को आपने लड़वाने के लिए भेज दिया हारने के लिए। स्वप्निल जी एक उदाहरण दूंगा आपको कि गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी गोरखपुर में। जहां जब महन जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उपचुनाव हुआ तो पार्टी वहां हारी। तब कई लोगों ने कहा कि साहब ये क्या हुआ, पर जब यूपी का रिजल्ट आप देखो कितनी सीटें लेके बीजेपी आई। तो उपचुनाव में अनेक विषय होते हैं। और ठीक है राजपाल जी एक बार फिर आ रहा हूं। तिवारी जी बस 2 मिनट रुकिए ना, आपकी बारी का इंतजार कीजिए ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राजपाल जी मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। बहुत हो गया ना ये आपकी पार्टी को बार बार इस सवाल से गुजरना पड़ता है और न जाने कितने दिनों तक और गुजरना पड़ेगा कि आप बीजेपी की बी टीम के रूप में क्यों नजर आते हैं? आपको नहीं लगता अब इस सवाल से आप लोग ऊपर उठ चुके हैं? लेकिन अगर ऊपर उठ चुके हैं तो वोटों का नुकसान किसे पहुंचा रहा है और किसे फायदा पहुंचा रहा है? देखिए स्वप्निल जी, जब ये पार्टियां हारने लगती है तो इनको रहता है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरएलपी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है। सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे गोदारा जी अभी बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के है, उनकी कांग्रेस के साथ विचारधारा है, तो मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ कि 1 साल से वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य है लालचंद जी मूड। सेकंड थिंग, लालचंद जी मूड है जो हमारे कैंडिडेट है, जो ये लोगों के बीच में रहने वाले हैं। हमने यहाँ की जनता से इनको चुना है। जब बीजेपी ने तो यहाँ पे गिव अप बिल्कुल कर दिया, इन्होंने हथियार डाल दिए। जब बीजेपी हारने लगती है तो ये गोरखपुर की, दिल्ली की या बड़े हिंदुत्व की बातें करने लग जाती है। बीजेपी का इस चुनाव के अंदर कोई रोल नहीं है। बीजेपी ने बिल्कुल सेफ गेम खेला है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये हार का गला किसी नए के चेहरे पे नहीं जाए। इसलिए जो इनके जो कैंडिडेट है अशोक जी, वो 3-4 बार ऑलरेडी हार चुके हैं, इसलिए उनको उन्हीं को मैदान में उतारा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की यहाँ पे कोई कामों की जो अशोक गहलोत जी का कुशासन है वो सबको पता है। ठीक है, ये जो तिवारी जी बोल रहे थे, आर तिवारी जी, मैं आपसे एक बात, मैं आपसे ये सवाल इस तरीके से पूछना चाहता हूं कि इस उम्मीद के साथ कि आपने वो भेड़िया आया वाली कहानी सुनी होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हर उपचुनाव के बाद आपने बीजेपी पर तंज कसा कि आरएलपी आपसे आगे बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि आरएलपी कंपटीशन देने की स्थिति में तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया आ गए और आप नहीं देख पा रहे हैं? हमारा सब कुछ देखा हुआ। पहले भंवरलाल जी जीतते रहे, अब भंवर का लाल जीतेगा जिसका नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा कोई वंशवाद के नाम पर नहीं जीतेंगे। अनिल शर्मा 1995 में वहां नगर पालिका के चुने हुए चेयरमैन रहे स्वप्निल, और ये जो अशोक पीछा जी हैं ये उनके वाइस चेयरमैन रहे। ठीक है। और दुर्भाग्य से अशोक पीछा को वहां अविश्वास के प्रस्ताव के बाद में 2 साल बाद में हटा दिया। अनिल शर्मा वहां जीतने वाले हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 और 3 की लड़ाई तो गोदारा जी, राजपाल जी दोनों तय कर ले इनको 2 नंबर पे किसको रहना, 3 नंबर पे किसको रहना। सवाल है कि जनता तय करेगी ना इन दोनों को लड़ाई। सवाल है कि अशोक पीछा लगातार हैट्रिक बनाएंगे हार की। आज अखबारों में देखा आते हुए। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। ओम सैनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम सैनी जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सी बात को लेकर है। सरदार शहर के वोटर्स बहुत ज्यादा विचारधारा पर को पसंद करने वाले या विचारधारा पर चलने वाले होते हैं, तो एक तरह से ये लिटमस टेस्ट इस बात का भी है कि ग्राउंड पर अभी फिलहाल कौन सी विचारधारा को वहां पर बल मिल रहा है। ओम सैनी जी, देखिए वहां कुल मिलाकर के मैं तो भंवरलाल जी को बहुत अरसे से, मतलब 7 बार वो इलेक्ट हुए तब से ही जानता हूं, और उनका अपना जो संपर्क रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और संपर्क बड़े काम करते हैं, और उन संपर्कों का लाभ जो सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा वो अनिल शर्मा को होता है। लेकिन आरएलपी की जो एंट्री है उससे जो नौजवानों का एक नया मूड बनने लगा है, वो एक नई तलाश करने लगे हैं कि विकल्प होना चाहिए दोनों स्थापित पार्टियों का, वो उसके रूप में वो सामने आएंगे। लेकिन मुझे जो सबसे कमजोर बात लग रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिर्फ सहानुभूति के रूप में छोड़ दिया है, और
चाहे जितने भी हों, लेकिन वो नजर नहीं आया उस तरीके का कहीं पर रुझान वगैरह सारा सिलसिला जो भी ठीक है। सुनने को मिल रहा है। देखिए ग्राउंड रियलिटीज से तो मैं वाकिफ हूं नहीं, मैं गया तो हूं नहीं वहां पर अभी, लेकिन ये सब सुनने में आ रहा है। तो ऐसा लगता है मुझे कि भंवरलाल शर्मा के नाम पर जो कुछ कांग्रेस ने अपना कार्ड खेला है वो निश्चित रूप से स्थापित सा है, उसमें कोई डाउट होता नहीं है। लेकिन कांटे की टक्कर किसमें रहेगी, सचमुच में मुझे लग रहा है कि आरएलपी और बीजेपी वाला जो सिलसिला है फिर ठीक है, कांग्रेस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। सुबह के समय दिल्ली